नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपी बाय आंचल पे। मैं आज आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मेरे पास बच्चों के आए थे रिगार्डिंग द बैच के लिए मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताना चाहूँगी। मैं अपना बैच में मेरी जो बुक है, इस बुक के 1000 प्लस क्वेश्चन, जिसमें कि 3 मॉड्यूल है। ये पहला वाला है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर, जो केवल बाल विकास का पार्ट होगा। दूसरा भाग होगा आप लोगों का पेडागोजी का, जिसमें शिक्षण शास्त्र होगा। और थर्ड वाला आखिरी पार्ट होगा आप लोगों का एजुकेशन का, शिक्षा का। 506, 507, 501, 502 ये खास वो मॉड्यूल है जिनमें आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप पीआरटी का पेपर दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं, तो नियोस के ये जो कोर्स कोड मैंने बोले हैं ये इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से जितना भी क्रीम वाला पार्ट है वो सारा मैंने फिल्टर करके अपनी बुक में डाला है क्वेश्चंस के रूप में। आप लोगों को इन क्वेश्चन से करने के बाद पेपर के लिए काफ़ी क्लैरिटी हो जाएगी। जो बच्चे अगर पहली बार भी पेपर देने लगे हैं उनको भी पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये जो बैच है ये 15 अगस्त से शुरू होगा। 3 दिन आप लोगों की क्लासेस होंगी। यूजुअली मैं NWF का ही रखती हूँ, तो उसमें आप लोगों की ये 3 दिन क्लासेस होगी। और इसके अंदर हम ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। कोशिश रहेगी कि 15 से 20 क्वेश्चन हम एक दिन के अंदर, जिसमें कि कहने को अगर 15 क्वेश्चन कह रही हूँ, सारे ऑप्शन को डिस्कस करने के बाद आप लोगों का टाइम लग जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे जिन्होंने पहले मेरे से पढ़ा था, अगर वो इस बैच में एनरोल होते हैं तो उनकी जो बैच की वैलिडिटी है वो 6 महीने के लिए और बढ़ जाएगी। बुक जिसका अपना अकेला प्राइस 500 रुपए का है, वो भी आपको इसी प्राइस के अंदर ही मिलेगी। और जो लोग केवल बुक लेना चाहते हैं, बैच को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उन बच्चों को बुक जो है वो कोरियर कर दी जाएगी। पर हाँ, कोरियर का प्राइस आपको अपने से देना होगा। मेरी तरफ से बुक का प्राइस 500 रुपए है, और बैच में अगर आप आते हैं तो बुक उसके अंदर इंक्लूड है, और 6 महीने की वैलिडिटी जिन बच्चों ने पहले कोर्स लिया है। पर अगर कोई ऐसे बच्चों तक मेरा वीडियो पहुंचे जिन्होंने कभी मेरे से पहले नहीं पढ़ा है, तो वो बच्चे भी मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे एप्लीकेशन का नाम है ब्रेन एनरिचमेंट अकेडमी। ये गूगल से आप डाउनलोड कर सकते, गूगल के प्ले स्टोर पे जाकर ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों वर्जन्स में अवेलेबल है, एंड्रॉइड में भी है और iOS में भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप लोगों को मेरी फ्री क्लासेस वगैरह, कुछ ऐप की फ्री कंटेंट वगैरह वो आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। दूसरी बात, जिन बच्चों ने मुझसे नहीं भी पढ़ा हुआ और वो बच्चे भी कोर्स कर चुके हैं या वो जिस भी प्लेटफॉर्म पर पढ़े हुए हैं, तो अगर अपनी तैयारी को आप धार देना चाहते हैं तो हाँ, इसमें आप क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो सीटेट का नहीं है। ये खास पीआरटी के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसीलिए जिन बच्चों ने इंक्वायरी की थी कि क्या ये बुक हम केवीएस के लिए ले ले, ये बुक हम सुपर टेट के लिए ले ले, तो हाँ, ये बुक आपको हेल्प जरूर करेगी। पर क्वेश्चन का जो नेचर है दिल्ली के पेपर का वो बिल्कुल अलग है। तो मैंने ये बुक जो है केवल दिल्ली के पेपर को फोकस करते हुए बनाई है। केवीएस की बुक और सुपर टेट की बुक मेरी अभी अंडर प्रोसेस है, वो भी बुक्स मेरी जल्दी ही आ जाएंगी। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाना चाहती हूँ आज। तो जो लोग पहली बार जुड़े वो एक बार इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। तो बेटा जी, मैं पिछली बार आपको यही क्वेश्चंस करवाना चाह रही थी। 9 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। क्वेश्चन में है कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की आयु पहचान बनाम भूमिका में शामिल होती है। देखकर ही आपको याद आ गया होगा एरिक्सन का क्वेश्चन। बेटा, ये सिद्धांत इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप 2017 का पेपर उठा के देखो तो 3 क्वेश्चन आ रखे हैं एरिक्सन से ही। एनटीटी के जो बच्चे हैं उनको भी एरिक्सन जरूर पढ़ना है, पर उनके लिए जो चाइल्डहुड तक की अवस्थाएं हैं, क्योंकि चाइल्डहुड की अवस्थाएं हैं 4। तो जो बच्चे एनटीटी को टारगेट कर रहे हैं वो एरिक्सन की फर्स्ट 4 स्टेजेस, जो कि बचपन को लेकर है,
पर आप लोग खास ध्यान रखिए। क्वेश्चन इसमें बहुत तरीकों से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ, आयु जो है 12 से 18 वर्ष की है, तो आपका जो यहाँ पर मनोसामाजिक संकट या साइको सोशल क्राइसिस जो है वो किस चीज को लेकर है? वो है आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन को लेकर, यानी कि रोल कंफ्यूजन को लेकर। बाकी इसमें बुक्स में आपको ये ऐसे ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं बहुत एरिक्सन की लाइंस पर चलूं तो मुझे यहाँ पर ना ईगो आइडेंटिटी लिखना चाहिए, क्योंकि एरिक्सन का जो काम है वो एक्चुअली एक ईगो साइकोलॉजिस्ट है जो फ्राइड से थोड़े अलग थे। और फ्राइड जो थे वो इड और सुपर ईगो के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर थे, लेकिन जो ये आपके एरिक्सन थे, ये एक प्रॉपर ईगो साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी अस्मिता को किस प्रकार, सामाजिक अनुभवों को लेकर वो अस्मिता का विकास किस प्रकार होता है। तो हर मनोसामाजिक द्वंद में अगर बच्चा सक्सेसफुली आके निकलता है तो एक गुण का विकास होता है। तो कई बार शिफ्ट में यही क्वेश्चन गुण के विकास को लेकर आएगा, इसी में आ जाएगा कि ये वाला जो क्राइसिस है ये डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में आएगा, तो वो एडोलेसेंस में आएगा। या आप लोगों को पूछा जाएगा कि अगर इसमें हम कह रहे हैं आयु में पहचान बनाम भूमिका, तो इसके आगे वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो वो आगे वाला पार्ट बन जाएगा आपका भ्रम की अवस्था। और अगर हम हीनता की अवस्था को लेकर चलते हैं जहाँ पे इंफ्योरिटी है, वो थर्ड वाली स्टेज पर है, जिसमें हमको मिलता है इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी। थर्ड वाली बल्कि फोर्थ वाली पर है। पहला आपका ट्रस्ट वाला है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, फिर ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट है, थर्ड में आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, फोर्थ में आप लोगों का इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, और फिर है आप लोगों का अलगाव की अवस्था, जहां पर एक व्यक्ति के अंदर जब वो यंग अडल्टहुड में आ जाता है तो वहां पर जाकर होता है या तो उसे अपना प्यार मिल जाए या वो अलगाव की अवस्था में आ जाएगा। तो जहां पर हमारा आइसोलेशन है उसमें है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, और आखिरी जो ठहराव वाला है वो मिडल अडल्टहुड को लेकर है, जहां पर मिलता है हमारे को जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो यहाँ पे चारों के चारों है बनाम वाले, यानी कि नकारात्मक सिरों को लेकर है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपसे सकारात्मक भी पूछा जा सकता है, नकारात्मक सिरा को भी पूछ सकते हैं। अगला है सिगमंड फ्राइड ने चूसने और काटने का वर्णन करने के लिए किस अवस्था का? भाई जहां पे चूसना है और जहां पर काटना है, तो यहाँ पर है ऑरल स्टेज, ये अपने में आ जाएगा ऑरल स्टेज के अंदर। पहला वाला तो सिगमंड फ्राइड का नहीं है, ये तो जीन पियाजे का हुआ, ये आपका एरिक्सन का पहला आ गया। और ऑरल और एनाल ये दोनों के दोनों सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई। अब एक खास बात बेटा, अगर दिल्ली के पेपर की ही बात करूं, क्योंकि मेरा तो मेन कोर्स इसी को लेकर फोकस है, एरिक्सन अपने आप में टॉपिक बड़ा है, पर आपको क्वेश्चन साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में से ही आएगा। बहुत रेयरली एक आध शिफ्ट को ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म पे पूछ ले या इड ईगो वगैरह पर। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं 5 अवस्थाओं में से आता है, ऑरल, एनाल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ये 5 अवस्थाएं हैं। और यहाँ पर जो गुदा अवस्था है, गुदा अवस्था के अंदर क्या है, जहां पर बच्चा एक सेक्सुअल प्लेजर जो है वो अपने बॉडी के एक्सक्रीटा को रिलीज करने में उसको जो प्लेजर आता है वही उसका लिबिडो को शांत करने का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर बना आपका ऑरल से। साइनेप्टिक कनेक्शंस अपने चरम पर होते हैं। साइनेप्टिक कनेक्शन होते क्या है? क्या होता ये है कि हमारे दिमाग में बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जिसको हम नर्व सेल कहते हैं। तो वो जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो आपस में कनेक्शन बनाती हैं, जहां पर एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर जो एक केमिकल होता है वो रिलीज होता है। उससे क्या होता है कि जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जो न्यूरॉन्स है उनके जो सिरे निकले हुए होते हैं, तो वो जो डेंड्राइट्स वगैरह होते हैं वो पूरे दिमाग में फैलने शुरू होते हैं और अलग अलग न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जब आप सुन रहे हैं मुझे, तो आप सुन रहे हैं, साथ ही आपका जो न्यूरॉन है वो दूसरे के साथ भी कनेक्शन बना रहा है, विजुअल में भी बना रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है कि मैम क्या पढ़ा रही है, मैं क्या समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार जो साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं वो 5 साल की उम्र में ज्यादा बनते हैं। इसीलिए आपकी पॉलिसी में भी ये लिखा हुआ है, लेकिन उसमें 6 वर्ष दे रखा है कि 6 वर्ष तक दिमाग का 85% तक का विकास हो जाता है।
तो साइनेप्टिक कनेक्शन 5 साल की उम्र तक ज्यादा बनते हैं और इसीलिए इनको हम फाउंडेशनल ईयर्स कहते हैं, जहां पर अगर हम अब इस समय फोकस करें और बच्चों को क्वालिटी टाइम दें तो बच्चे काफी अच्छा उनके लिए आगे की नींव रख सकते हैं। चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन रीड से। बेटा ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को लेकर है। स्पाइन से, जो हमारा स्पाइन है, इसमें अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि पीछे से, जैसे अगर हम कहें कि वर्टिब्रल कॉलम से जो ढका हुआ है हमारा, तो वहां से उंगलियों तक का विकास, तो यहां से यहां तक का विकास होगा, ये अपने आप कौन सा बनेगा? प्रॉक्सिमोडिस्टल बनेगा। प्रॉक्सिमोडिस्टल वर्ड नहीं है लेकिन डायरेक्शनल है, यानी कि एक खास दिशा में होगा। वो दिशा क्या होगी? केंद्र से बाहर की ओर होगा। और पहला वाला है डेवलपमेंट, तो हो गया आंसर। फॉलोज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता है जब बच्चा स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस को जोड़ने के बाद इंटीग्रेट करता है। जैसे शुरू में बच्चा हर चीज को हथेली से पकड़ता है, वो कहलाता है अल्नर, क्या कहलाता है? पाम ग्रास्प, जो कि 4 से 5 महीने में आ जाता है। फिर बच्चे में पिंसर ग्राफ्स आ जाता है 9-10 महीने के अंदर। फिर बच्चा जब किसी चीज को पकड़ने लगता है तो वो अपनी पाम का और अपनी फिंगर्स का दोनों का इस्तेमाल करता है प्रॉपर तरीके से। तो वहां पर वो इंटीग्रेट कर रहा है अपनी पाम ग्रास्प को भी और अपनी पिंसर, जैसे पेन पकड़ते हैं ना, जिसको हम ऐसे करते हैं, तो इन दोनों का इस्तेमाल, हथेली का भी और उंगलियों का भी, तो वो कहलाएगा इंटीग्रेशन। रेट ऑफ डेवलपमेंट कांस्टेंट होती है, तो हर व्यक्ति के लिए जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अपने आप में डिस्टिंक्ट होती है। लेकिन रेट ऑफ डेवलपमेंट कांस्टेंट इसलिए नहीं हो सकती है कि हर व्यक्ति का उम्र के अलग अलग पड़ाव के ऊपर विकास की रेट है, जो गति है, जो दर है, वो बदलती रहती है। विकास अपने आप में रिदमिक होता है, लयात्मक होता है, नियमित रेगुलर नहीं होता है। ठीक है, तो ये रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हर व्यक्ति के लिए अपने आप में अलग होती है। डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। हाँ, डेवलपमेंट जो है वो पहले अपना सामान्य होता है। शुरू में बच्चे की मूवमेंट्स क्या है? पूरी बॉडी हिला रहा होता है। फिर धीरे धीरे उसको पता है मुझे किस चीज को पकड़ना है, तो स्पेसिफिकली वही बॉडी पार्ट को मूव करे। आरपीडब्ल्यूडी 2016 किस पे केंद्रित है? बेटा इंक्लूसिव एजुकेशन में एक्ट्स वगैरह आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आप नियोस को फॉलो कर रहे हैं तो नियोस 506 ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 7 to 11, ये आपकी 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, इनफैक्ट ये 4 यूनिट्स है जो आपकी इंक्लूसिव की है। और अगले वाली 11वीं, 12वीं, 13वीं ये चाइल्ड्स राइट को लेकर, विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, विमेन राइट्स को लेकर है। तो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब आरपीडब्ल्यूडी के अंदर आपने क्या करना है? ये इसलिए आया था कि पीडब्ल्यूडी की जो कमियां थी कि भाई पीडब्ल्यूडी में 7 है तो आरपीडब्ल्यूडी में किस योग्यताएं हैं, उसको लेके लाए थे? नहीं। तो क्या ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है? करता है, लेकिन मेनली क्या इसी को करता है? रिड्यूस कर रहा है डिसेबल को? नहीं। एक्चुअली ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये अंतरराष्ट्रीय पर साइन किए गए थे बहुत से देशों ने। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी को नाम दिया गया था UNCRPD, जो कि 2006 में आई थी। और इसी के कारण फिर हमारे देश में एक नेशनल पॉलिसी बननी शुरू हुई थी डिसेबिलिटीज को लेकर, और उसी के फलस्वरूप 2016 में जाके आरपीडब्ल्यूडी को लाया गया और निर्योग्यताओं की संख्या को 7 से 21 किया गया। और भी बहुत सारी चीजों को बदला गया, रिवाइज किया गया जो आप नहीं पढ़ते हैं, जिसमें कि इन रीडिंग्स को, वैल्यूज को रिवाइज किया गया कि HI का कितना होगा, VI का कितना होगा, और भी बहुत सारे बदलाव वगैरह है। तो डिस्पेक्सिया है उसको हमें किसके अंतर्गत रखना है, तो ये सारी चीजें आरपीडब्ल्यूडी में की। आंसर बनेगा आप लोगों का डी वाला। अगला क्वेश्चन, ऐसे शिक्षार्थी जो ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी भाषा स्कूल की भाषा के साथ मेल नहीं खाती है, तो अगर आप उन बच्चों के दृष्टिकोण से सोचे तो उन बच्चों को क्या लगे? वो बच्चे तेजी से सीखेंगे बिकॉज उनको अपनी लैंग्वेज उनकी कुछ और है, स्कूल की अलग है, सो दिस वे दे विल बी लर्निंग फास्ट? तो गलत। बच्चे को चाहिए जो मेरी होम लैंग्वेज है उसी में मुझे पढ़ाया जाए। बेहतर सीखते हैं जब भाई लैंग्वेज ही अलग हो गई है और वो उनके सर के ऊपर से जा, बेहतर नहीं। कई भाषाओं में संवाद करते हैं, ऐसा नहीं है, उनको लगता है कि हम मार्जिनलाइज है, इसीलिए तो हमने बहुभाषिकतावाद को रखा, मल्टीलिंगुअलिज्म को रखा गया। और अब तो बहुत अच्छा ये भी हो रहा है कि 3rd लैंग्वेज टीचर की अलग से रिक्रूटमेंट की जाएगी, ताकि स्कूल में
बहुभाषिकता को लेते हुए हर भाषा के टीचर्स अवेलेबल हो, तो लैंग्वेज टीचर्स को अच्छा मौका है कि वैकेंसी निकलनी चाहिए। एनीवे 16वें पर है, बच्चे की सामाजिक विकास के लिए किसकी आवश्यकता। एक का निशान आप लगाएंगे परिवार को, पर आप ये सोचिए कि परिवार मैंने दो डाले हैं, संयुक्त भी डाला है, एकल भी डाला है, तो आंसर तो हो नहीं। तो अब आपको लगेगा कि एकल परिवारों में ज्यादा, परिवारों में कभी उनके सदस्यों की संख्या के ऊपर कोई विकास नहीं हो रहा होता। संयुक्त परिवार है, एक ऊपर रहता है घर, एक नीचे रहता है, चाची ताई के बच्चे हैं या जैसे भी है, आपस में मुंह फुलाए रहते हैं, क्या ही बात करेंगे, क्या ही सामाजिक विकास होगा। यहाँ पे ना परिवार है ही। परिवार एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, हाँ बिल्कुल है, सोशलाइजेशन एजेंसी बिल्कुल है जो कि हेल्प करती है, लेकिन प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट बच्चे का परिवार में नहीं होता है। उसके लिए उसको घर के सुरक्षित दायरे से बाहर उन बच्चों के साथ उसको घुलना मिलना आए जो उसके परिवार के नहीं है, और वो वहां के सामाजिक परिवेश में ढलने की कोशिश करे, वहां के जो नियम है उनको समझने लगे। वो है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट। घर में तो बच्चे कहते हैं नहीं भाई मैं तो आउट हुआ ही नहीं, मेरे को तो 2 बारी मिलेगी, मेरे को 3 मिलेगी। वो तो अपना ईगो सेंट्रिज्म वो अपना ही चलाते चले जाएंगे, दूसरे की बात को समझेंगे ही नहीं। लेकिन जो प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट होता है, जब बच्चा स्कूल जाता है, तो वो जो स्कूल एज है, जो अपने आप में गैंग एज है, जो पियर एज है, वहां पे बच्चों को समझ में आता है कि एक सामाजिक रूप में जब आप बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो उनके नियमों को समझना होगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा आप लोगों का, जब उसको मित्रों के साथ, यानी कि वही की स्कूल एज। उसके बाद है, राधा वॉलीबॉल में गोल करना चाहती थी पर नहीं कर पाई भाई। अब राधा को इस प्रकार देखकर लोगों की अलग अलग मानसिकता है। कईयों को लगता है लड़की होकर कैसे खेल रही है देखो। तो एक लड़के ने उसको एक व्हाट्सएप पर वीडियो भेजा कि भाई गर्ल्स आर बेस्ट सुटेड टू डूइंग हाउस होल्ड चॉर्स, या लड़कियां कुछ बैंक वगैरह टीचिंग वगैरह ऐसे काम करे तो समझ में आता है, बट प्ले ग्राउंड में इस तरीके से नहीं, लड़कियां नहीं कर पाती बिकॉज बायोलॉजिकली दे आर वीकर। ये उस लड़के का परसेप्शन है जिसने राधा को व्हाट्सएप पे वीडियो भेजा। ये अपने आप में क्या है, लैंगिक समानता है? बिल्कुल भी नहीं है। अपमान है? काफी हद तक है। लैंगिक समानता दोबारा से आ गया, जेंडर इक्विटी, बल्कि ये होना चाहिए समता। तो नहीं, ना तो समानता है ना समता है। ये अपने आप में साइबर उत्पीड़न है। साइबर क्यों? क्योंकि आपने जैसे देखा होगा कई बार बच्चे इस प्रकार का नहीं, कुछ और भी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस वगैरह भेजकर, किसी को कुछ गलत चीजें भेजकर बुली करने की कोशिश करते हैं, तो ये कहलाएगा साइबर बुलिंग, क्योंकि वीडियो जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजा गया है। अगला क्वेश्चन, राम कक्षा में एक प्रतिभाशाली बच्चा है और शिक्षकों को उसका स्तर बढ़ाना चाहिए। शिक्षण में किस तरह का हस्तक्षेप किया जाए जिससे कि भाई राम को आगे बढ़ने में मौका मिले? पहला कि राम को हम मॉनिटर बनाकर उसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दे कि भाई आप ही पूरी क्लास को, एंड नाते आपको सभी को हेल्प भी करना है, तो उसको आप दे दीजिए कि बाकी बच्चों को पढ़ा दे, तो थोड़ा हायर लेवल दे दीजिए काम करने का, या क्लास में जो एक्टिविटीज आप करा रही है उनका लेवल ही थोड़ा बढ़ा दीजिए। चौथा है, उसको क्लास का वही मॉनिटर बना दिया। तो अगर आप उसको मॉनिटर बना देते हैं, आप उसको कहते हैं कि बाकी बच्चों को आप पढ़ा दें, तो उससे राम का लेवल कहाँ बढ़ रहा है? वहां तो राम उन बच्चों को तो हेल्प कर रहा है, पर राम को भी तो उसका ZPD मिलना चाहिए, जहां राम को भी चैलेंज मिले और उसका भी विकास होना शुरू हो। अगर वो दूसरों को पढ़ाएगा तो वो तो Z पर ही रह जाएगा, अपने एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल पे रहेगा, उसके अंदर कहाँ पर इंप्रूवमेंट आई है? तो वो तो आएगी जब उसको हायर लेवल दे। लेकिन वो हायर लेवल आपको यहाँ भी मिल रहा है, वो यहाँ भी मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आपने पूरी क्लास का कर दिया तो कुछ बच्चे तो कहेंगे अपने तो समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही पढ़ाए जा रहे हैं। टीचर को वहां पर उस बच्चे के लिए कुछ खास एक्टिविटीज, जैसे कि NCERT में होता है, लेसन के बाद एक्सटेंडेड लर्निंग एक्टिविटीज दे रखी होती है, जो उन बच्चों के लिए है जिनके लिए बाकी चीजें हो चुकी है और उनका लेवल थोड़ा हाई है। So they must be given something high that could be according to their level. So everybody must get his zone of proximal development
a level which is higher than their present level of development. तो हमें हमेशा क्लास में सभी को लेकर चलना है, सबको सबकी क्षमता के अनुसार कार्य देना। 19वां क्वेश्चन, बच्चों को उनकी उम्र की अपेक्षाओं के अनुसार अगर हमें व्यवहार करना सिखाना है तो क्या होगा? ऑप्शंस आर वेरी क्लोज। पहला है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंगली व्यवहार करना सिखाया जाए तो मोटिवेशन। हम किसी प्रकार का यहाँ मोटिवेशन नहीं दे रहे, उसमें तो एक निश्चित उद्देश्य के लिए आपको अंदर से ही एक मनोदैहिक तौर के ऊपर ही एक ऐसी लगता है कि बस करना ही है, कुछ कर ही जाना है, और आपके पास एक खास प्रकार का लक्ष्य होता है जिसके लिए आप एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली को अपनाते हैं। ये इसमें नहीं है, कोई आलोचनात्मक चिंतन नहीं। तो अब बैठा डिसिप्लिन है या वैल्यूज है? वैल्यू है जिसमें हम बच्चे को ये भेद कराए कि क्या सही है और क्या गलत है, उसके एक अंदर की विवेक को जगाना है कि वो सही और गलत के बीच में भेद कर पाए। पर यहाँ हम चाहते हैं कि एज रिलेटेड उसके लिए क्या करना ठीक है और क्या करना ठीक नहीं है, तो यहाँ हम डिसिप्लिन सिखा रहे हैं। जैसे हम छोटे बच्चों के लिए जो बिल्कुल किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं और अब तो फाउंडेशनल लेवल के लिए, उनके लिए अलग से झूले वगैरह होते हैं, तो बच्चों को बताया जाता है, बड़े बच्चों को, भाई आपका रिसर्च का टाइम है, ठीक है ग्राउंड सेम है, पर आप बच्चों के झूलों पे नहीं जाएंगे बिकॉज आप इस प्रकार के झूले आपके लिए सही नहीं है। तो आप बच्चों को बता रहे कि एज अकॉर्डिंग आपके लिए जो एक्टिविटी, आप वहां पर जाकर अपना बॉल खेल सकते हो, अपना कुछ और खेल सकते हो, बट ये वाले जो झूले हैं ये छोटे बच्चों के लिए, तो आप उनको एज के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना उसके बारे में समझाना चाह रहे हो, वो डिसिप्लिन को लेकर। उसके बाद 20वां, 3.5 से 4 वर्ष की आयु तक बच्चे अपनी खेल सामग्री साझा करने में सक्षम होते हैं, अपने खेल में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करना पसंद करते हैं। इस प्रकार के खेल को कोऑपरेटिव गेम कहलाता है। तो 3.5 से 4 साल में, और इसी तरीके से होता है एसोसिएटिव भी, तो दोनों में फर्क होता है। जहां पर हमारा होता है कि कोऑपरेटिव, तो वहां पर बच्चे चीजों को साझा करते हैं। एसोसिएटिव में क्या होता है, बच्चे जो है उन चीजों के अंदर एक एक्चुअल जो इंटरेक्शन है वैसा इंटरेक्शन नहीं होता, हो सकता है वो उनके खेल के साथ रिलेट करे पर प्रॉपर सोशल इंटरेक्शन उसमें नहीं रहता। तो ये जो प्ले वाला पार्ट है ये एंटिटी वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, बाकी आगे के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अगली क्लास में करवा दूंगी। अब देखती हूँ कि आप लोगों का आगे करने का मन होगा तो मैं करवा दूंगी। चलिए, और हाँ, दोबारा से इस बात को कहना चाहूंगी, ये जो बुक का बैच है ये आपका शुरू हो जाएगा बैच 15 अगस्त को। तो जो भी बच्चे बुक लेना चाहते हैं या पूरा बैच लेना चाहते हैं, पुराने बच्चों के लिए तो 6 महीने की वैलिडिटी कोर्स की बढ़ जाएगी, और जो नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जहां से भी पढ़े हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन करके अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस आप करेंगे, भले आपने थियरी मेरे से नहीं पढ़ी, पर मेरी सारी थियरीज यूट्यूब पर पढ़ी हुई, लेकिन उस थियरी के अनुरूप क्वेश्चंस को करना, एंड दैट टू अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ पेपर यू गाइस आर टारगेटिंग फॉर, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप निराश नहीं होंगे। और हाँ, मैं अपने जो मेन वाले कोर्स है उसमें गारंटी देकर चलती हूँ कि जो बच्चे मेरे मेन कोर्स को लेते हैं उसमें अगर आपको कोर्स समझ में नहीं आता तो 10 दिन के बाद आप लोग पढ़िए, और अपने पैसे वापस करवाना चाहते हैं, यू कैन गेट योर मनी रिफंडेड। ठीक है, चलिए, ऑन अ पॉजिटिव नोट आई वाइंड अप द क्लास हियर।